हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तो उसकी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रपोज की गई थी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रपोज की गई थी। यानी कि जैसे कुकर के अंदर हम देखते हैं, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो तो वो प्रेशर उस वॉल्व से वेंट ऑफ हो सके। तो इसी लॉजिक के साथ कहा गया कि ए.ओ. ह्यूम ने जो है डफरिन के साथ मिल करके ये कांग्रेस क्रिएट करवाई ताकि जो भारतीयों के अंदर जो गुस्सा या फिर जो रिजेंटमेंट है वो एक इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वेंट ऑफ हो सके, वो इसे रिलीज़ कर सकें। तो ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दी गई थी। तो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी के इसमें ये कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम जो है वो डफरिन के पास गया था, सर मुझे पता है कि कोई बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है ना, तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें हम इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने ग्रीवियंसेस वेंट ऑफ कर सकें और फिर कोई भारत में 1857 के जैसा कोई बड़ा विद्रोह ना हो। तो हमने देखा था किस तरह से ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में तीन एंगल दिए गए थे। एक ये कि उसे कोई सीक्रेट रिपोर्ट मिली थी एओयूम को, पर हमने देखा वो किस तरह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में था और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को पुलिस क्यों ही कोई सीक्रेट रिपोर्ट पकड़ाएगी। एक थ्योरी हमने इसमें ये भी देखी थी कि बाबा की वाली थ्योरी थी कि मिस्टीरियस बाबा ने एओयूम को बताया था कि ऐसा होने वाला है, फिर एओयूम ने जाके डफरिन को बताया था और फिर एओयूम ने ये भी कहा था कि आप बाबा से नहीं मिल सकते हो, उन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तो जो भी है, हमने देखा किस तरह से एक आज़ादी के बाद एक कमेटी भी बनी थी जिसमें उन्होंने चेक किया था रिवर्स इंजीनियरिंग करके काइंड ऑफ कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सही है या नहीं है। तो फिर वो इस रिज़ल्ट पर पहुंचे थे कि नहीं है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सही। बाकी अगर हम फॉर्मेशन देखें कांग्रेस की फॉर्मेशन की रियलिटी, तो रियलिटी हम ये देखेंगे कि उस समय पर जितने भी रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, वो कांग्रेस का पार्ट बनेंगे। जैसे कि दादा भाई नारोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, दिन शाह वाचा हो गए, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सब एओयूम और डफरिन के जाल में फंस गए, उनके ट्रैप में फंस गए? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने यूम के साथ कॉपरेट किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस समय पर किसी भी प्रकार की जो अंग्रेज़ों की हॉस्टिलिटी है वो उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन को झेलनी पड़े। तो अर्ली स्टेज में, अपने काम के अर्ली स्टेज में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एओयूम को और कांग्रेस को एज अ जो है लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करेंगे एओयूम को और फिर इस तरह से कांग्रेस को चलाएंगे। ठीक है, और इसी लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी को आज की डेट में बहुत सारे हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि विपिन चंद्रा भी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए दो सेशंस होंगे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ओके, किसके होंगे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सेशन होंगे। ठीक है, एक आपका 1883 में होगा, एक आपका 1885 में होगा और फिर बाद में फाइनली दिसंबर 1885 में हम देखेंगे कि बॉम्बे के अंदर, कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर जो फाइनल शेप दी जाएगी कांग्रेस के आइडिया को बाय रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। लगभग 72 डेलीगेट्स थे इसमें प्रेजेंट थे और जो प्रेसिडेंट थे इस पहले सेशन में वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट इन दिस सेशन। ओके, बाकी हम ये भी देखेंगे फ्यूचर में वुमेन लीडर्स भी हमें देखने को मिलेंगी कांग्रेस के अंदर। फॉर एग्जांपल 1890 में हम देखेंगे कि कादम्बिनी गांगुली जो हैं वो पहली वुमेन ग्रेजुएट जो थी कोलकाता यूनिवर्सिटी की, कादम्बिनी गांगुली, वो जो है कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करेंगी। हमने इनका बैकग्राउंड भी देखा था कि कादम्बिनी गांगुली जो हैं वो, उनकी फैमिली जो है ब्रह्म समाज से बिलोंग करती थी। तो इस तरह से दिसंबर 1885 के समय तक एओयूम जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगा यहाँ बॉम्बे में, इसमें
कांग्रेस की स्थापना होगी। पहले ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये पूना में होने वाली थी, पर पूना में उस समय बीमारी फैल गई थी, तो उस वजह से इसको शिफ्ट किया गया था बॉम्बे में। तो 72 जो ये डेलीगेट्स मिले थे इसमें कांग्रेस के, इसमें से तकरीबन 40 के आसपास तो वकील हुआ करते थे, है ना। और इवन दैट टाइम ऑल्सो आउट ऑफ 72 ऑलमोस्ट 40 पीपल वर लॉयर्स। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरह से कांग्रेस एक इंटेलेक्चुअल बॉडी के रूप में, वकीलों की संस्था के रूप में कांग्रेस की जो है नींव रखी गई थी उस समय पर। बाकी फिर कांग्रेस उस समय पर 9 रेजोल्यूशन लगभग पास करेगी। इसमें से वो कहेंगे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो भारतीयों को, टैक्सेस को एबॉलिश करो, और तो और उस समय पर बर्मा की एनेक्सेशन भी हुई थी, इसके रिगार्डिंग भी ये पास करेंगे रेजोल्यूशन। उस समय पर 1885 के पीरियड में थर्ड वॉर हुई थी, डफरिन के द्वारा की गई थी, उसमें उसने बर्मा की एनेक्सेशन भी की थी। तो अगर हम बात करें कि कांग्रेस या फिर ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कांग्रेस की हम स्पेसिफिकली बात करें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आपको प्लेस ऑफ सक्सेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेशन जो है कौन से प्लेस में हुआ था कांग्रेस का। आपको इस सेशन के ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस सेशन में जो है प्रेसिडेंट कौन था, है ना, क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुए थे इस सेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इस टॉपिक से। हाँ, तो कांग्रेस का सेशन कहाँ पे होता है इस, क्योंकि कांग्रेस का क्या होता था, रेगुलर मीटिंग होती थी इनकी, एक जगह पे होगी फिर दूसरी जगह पे। हर साल ये लोग ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने के अंदर मिलते थे। दिसंबर में इनका 3 दिन का मीटिंग होती थी नॉर्मली, ठीक है। 3 दिन का तमाशा या फिर कह सकते हैं एनुअल सर्कस के रूप में इसको कंसिडर किया गया है कई लोगों के द्वारा। तो एक मंडली के रूप में थे ये, जो साल में 3 दिन के लिए मिलते थे, है ना, दिसंबर के महीने में पार्टी करके वापस चले जाते थे। तो एवरी ईयर दे यूज टू मीट 3 days इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के आखिरी महीने के अंदर ये लोग मिलते थे, चाय समोसा पार्टी करते थे अपनी, और उसके बाद चले जाते थे। जितने भी लीडर्स मिलेंगे ये अलग अलग प्रस्ताव पास करेंगे, अपने अपने अध्यक्ष को चुनाव करेंगे, और बेसिकली कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुआ करते थे। तो इस तरह से हर सेशन में अलग प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता था, और ये भी होता था कि सेशन जिस स्टेट में हो रहा है प्रेसिडेंट उस स्टेट का नहीं होगा, ठीक है। तो कांग्रेस का जो अब हमने देखा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी देख ली, उसके बाद अब कांग्रेस का फेज़ 1 आता है 1885 से लेकर के 1905 तक का जो पीरियड है। कांग्रेस का जो फेज़ 1 है इसको हम कहते हैं मॉडरेट फेज़, ठीक है। इसको मॉडरेट फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में जो मैक्सिमम लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर वो मॉडरेट थे, ठीक है। तो हमने देखा कैसे कांग्रेस के पहले सेशन में लगभग 72 डेलीगेट्स मिले थे। हम देखेंगे अब कांग्रेस के सेकंड सेशन आने तक इन डेलीगेट्स का नंबर जो है 434 हो जाएगा, 72 से 434 हो जाएगा इनका नंबर 434। तो जो ये मॉडरेट लीडर्स थे इसको हमने देखा कि मॉडरेट फेज़ बोलते हैं हम 1885 से लेकर 1905 के समय तक का। जो ये मॉडरेट लीडर्स थे इनका मानना था कि हम सरकार के फेवर में रहेंगे, हम सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि अल्टीमेटली सरकार की तरफ से हम काम करें, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल इज़ गुड फॉर इंडिया, ब्रिटिश रूल भारत के लिए अच्छा है, और ब्रिटिश रूल अल्टीमेटली भारत का भला करेगा। 3 दिन के लिए ये लोग मिलते थे, और इसको जो है सर्कस के रूप में भी कंसिडर किया गया है, इसको 3 डे तमाशा के रूप में कंसिडर किया गया है, क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर बेसिकली मांगे थी वो थोड़ी हवा के बाहर जाने वाली मांगे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग लीडर्स की एमरजेंस होगी कांग्रेस के अंदर, है ना, जैसे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, आर.सी. दत्त हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, आनंद मोहन बोस हैं, शिशिर घोष हैं, मोतीलाल घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक तो खैर एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके, ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट।
तो हमें बाल गंगाधर तिलक भी देखने को मिलेंगे, गोपाल कृष्ण देखने को मिलेंगे हमें कांग्रेस में, दिनशा वाचा मिलेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी मिलेंगे हमें, GS अय्यर मिलेंगे, विजय राघव भी मिलेंगे हमें। तो मॉडरेट लीडरशिप जो थी ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ को उठाएंगे, ठीक है। ये मॉडरेट लीडरशिप का मानना था कि हमें भारत के लिए काम करना है और बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में हमें नहीं जाना है। अब ऐसा क्यों था? दे वर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो इनका जो मेन मानना था वो ये था कि देखो ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के लिए अच्छा है, ठीक है। वो खाली थोड़ा बहुत भड़क गए हैं ब्रिटिशर्स, वो थोड़ा अपनी जगह से डाइवर्ट हो गए हैं ये ब्रिटिश रूल जो है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई गलत चीज़ें हो रही हैं और उसको हाईलाइट करेंगे तो ये ब्रिटिशर जो हैं हमको न्याय दे देंगे। दे विल गिव जस्टिस टू अस इफ़ वी विल हाईलाइट दैट एनीथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग हेयर। तो ये था मॉडरेट्स का मानना, ठीक है। तो अगर हम नेचर की बात करें, जो ये मॉडरेट लीडर्स थे एग्जैक्टली इनका नेचर कैसा था, ठीक है। तो इनके नेचर में हमें जो चीज़ देखने को मिलेगी मॉडरेट्स के, एक तो हमें लॉयल्टी देखने को मिलेगी, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स की ज़रूरत है भारत के अंदर अगर प्रोग्रेस करनी है तो भारत जो है ब्रिटिशर्स के अंदर प्रोग्रेस कर पाएगा। यहाँ तक कि हम देखेंगे दादा भाई नारोजी ने तो एक आर्टिकल तक लिखा था जिसका आर्टिकल का नाम था ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये था आर्टिकल का नाम, किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। पर हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है कि अभी हम लोग उनका ये मानना था कि जैसे अभी हम लोग अगर मॉडरेट्स का जो मानना था कि अभी हम लोग अगर सरकार के विरुद्ध में उठाने की बात करेंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा था कि कंटेम्प्रेरी पीरियड्स में जितने भी रिवॉल्ट वगैरह हुए हैं उनको किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने सप्रेस किया था। तो इसको देख के मॉडरेट लीडर्स को समझ में आ गया था कि हमको अपनी गेम खेलनी है, हमको दिखावे के लिए सरकार के गुणगान गाने पड़ेंगे, है ना। दिस माइट बी वन ऑफ द फैक्टर्स, दिस माइट बी द रीज़न दैट दे एक्चुअली केप्ट पासिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। ये रीज़न हो सकता है कि वो लोग सिर्फ रेजोल्यूशन पास करते थे, वो पेटिशंस लिखा करते थे, वो प्रेयर्स लिखा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप कुछ प्रकार के रिफॉर्म करके दीजिए, है ना। तो न्यूज़पेपर के थ्रू अपने आइडियाज़ को प्रचलित करने की कोशिश करेंगे मॉडरेट लीडर्स, और शांतिप्रिय रूप से, संवैधानिक रूप से तो ये लोग बेसिकली अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट को। ये लोग वॉयलेंट मेथड्स को सपोर्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट इनका ये भी मानना था कि हमारा मैसेज जो है वो ब्रिटेन की जनता तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके लिए कुछ स्टेप्स भी लेंगे कई बार। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्ज यूल करके एक जो व्यक्ति था, ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जॉर्ज यूल, ठीक है। तो जो जॉर्ज यूल नाम का जो ये व्यक्ति है, फिर इन्होंने सोचा कि 2-4 साल बाद वापस ये ब्रिटेन जाएगा, है ना। तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट ही विल हैव अ वर्ड विद हिज ओन पीपल, है ना, कि वो अपने व्यक्तियों के साथ बात करेगा कि देखो भारत में ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी सरकार के लिए रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है हमें भारत में, है ना। तो विलियम, एक और ऑफिसर जो हमें मिलेगा देखने के लिए, हमें देखने को मिलेगा विलियम वेडरवन नाम का ICS ऑफिसर, ठीक है, विलियम बेडरवन। तो ये विलियम बेडरवन जो है ये एस्टेब्लिश करेगा 1893 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाएगी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी? ये एस्टेब्लिश की जाएगी विलियम बेडरवन के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये एक ICS ऑफिशियल था, है ना। ये रिटायरमेंट होने के बाद विलियम बेडरबन जो है AO ह्यूम के साथ जुड़ता है, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि ये इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना करेगा। ये ब्रिटेन में MP यानी कि सांसद के रूप में वहाँ पर बैठता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है ये इंडिया के लोगों के लिए जो इश्यूज़ है वो रेज़ करना शुरू करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर।
ये वो साल था जब दादा भाई नौरोजी भी जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर थे। ठीक है, वो भी इश्यूज रेज करते थे भारतीयों के लिए, है ना। तो इस तरह से हम हमारे जो अर्ली लीडर्स थे, है ना, हम देख सकते हैं कि उनका मानना था कि अभी हमारा जो है नेशन बिल्डिंग हो रहा है ना। अभी जो है इसके लिए हम लोगों को सरकार के सामने सीधे तौर पर कोई भी प्रकार की हिंसक रूप से बिहेव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिहेव वायलेंटली, वी आर नॉट सपोज टू फाइट आउट इन अ वायलेंट वे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके। क्योंकि दिस माइट बी गुड फॉर द इंडियन कंडीशन एज वेल, क्योंकि भारतीय कंडीशंस के हिसाब से हमें अंग्रेज़ों के सामने अभी वॉयलेंट वे में नहीं बिहेव करना चाहिए। दूसरा ये भी था कि ब्रिटिश मैक्सिमम जो ये मॉडरेट लीडर्स थे ये वेस्टर्न एजुकेटेड थे, या फिर हम कहें ब्रिटिश सिस्टम से एजुकेटेड थे, है ना। तो ये सब के सब वेस्टर्न एजुकेशन या फिर वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा ये लोग उभर के आए थे। तो उनका ये भी मानना था कि हम विद्रोह के रास्ते से जाएंगे तो हमको दबा दिया जाएगा। उसके अलावा हमें फिर उस समय पर टीना फैक्टर भी देखने को मिलता है ना। टीना फैक्टर यानी कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, इन लोगों के पास कोई और अल्टरनेटिव था ही नहीं। इन लोगों के पास अंग्रेज़ों से लॉयल रहने और उनसे अच्छे से रिक्वेस्ट करने, उनसे प्रेयर करने के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। तो टीना फैक्टर भी उस समय पर एग्जिस्ट करता था। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस के इस समय पर क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस। तो एक ऑब्जेक्टिव जो हमें इनको देखने का मिलता है वो इनका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव वो था नेशन बिल्डिंग, ठीक है। हम देखेंगे कि नेशन बिल्डिंग के लिए ये जो अपने सेशंस हैं, जो इनके सेशन होते थे उनको रोटेट करते थे। सेशंस की रोटेशन होती थी, जहाँ इनका मानना था कि हम जहाँ जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे वहाँ वहाँ कंटिन्यूसली अवेयरनेस आती रहेगी, और दिस विल बिकम द बेसिस ऑफ डिफरेंट लोकेशंस ऑफ कांग्रेस फॉर द सेशंस, है ना। तो आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो आपको वहाँ पर टेबल देखने को मिलेगा, है ना। टेबल में दिया होगा कि कांग्रेस का कौन सा ईयर है, कहाँ पे सेशन की लोकेशन है ना। तो वो आपको बुक्स में मिल ही जाएगी। और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी चुका है प्रीलिम्स के अंदर, तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सेशन कौन से साल में और कौन सी जगह पर होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो चीज़ डिसाइड करते थे कि जो प्रेसिडेंट होगा वो जो है होम स्टेट से नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वी विल नॉट एक्सेप्ट मेजोरिटी रेजोल्यूशन, यानी कि देयर विल बी नो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रेजोल्यूशन, देयर विल बी नो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रेजोल्यूशन। इनका ये मानना था कि कोई भी हमें रेजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है। बाकी इनका जो और ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है वो ये था, दे वांटेड टू क्रिएट ऑल इंडिया लीडरशिप, ठीक है। वो ऑल इंडिया लेवल पर लीडरशिप क्रिएट करना चाहते थे। ऑल्सो दे वांटेड टू टेक अप द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन इन रिलेशन टू ऑल, यानी देश में मैक्सिमम व्यक्तियों से लिंक्ड ऐसी कोई जो इश्यूज़ हैं या समस्याज़ हैं उनको वो रेज़ करना चाहते थे, ठीक है। इसके अलावा वो मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो भारतीय लोगों को जो है ट्रेन करना चाहते थे पॉलिटिक्स में। वो भारतीय लोगों को जो है वो पॉलिटिकली एजुकेट करना चाहते थे। वो उन्हें एजिटेशन के बारे में सिखाना चाहते थे कि हाउ यू कैन पॉलिटिकली एजिटेट, ठीक है। तो दे वांटेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया लीडरशिप, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। इन्होंने कहा कि हम ऑल इंडिया लीडरशिप बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग जो है सेशन को घुमाते रहेंगे, जितना अवेयरनेस डालेंगे हम घुमा घुमा के उतने ही हमारे यहाँ पर लीडरशिप भी क्रिएट होती रहेगी। इन्होंने एक चीज़ ऊपर से दर्शाई कि हम उतने ही इश्यूज़ को उठाएंगे जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भारत के अंदर कॉमन हो, है ना। तो इसलिए हमें ये रीज़न देखने को मिलेगा कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सोशल रिफॉर्म्स के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए हम अलग से बॉडी बनाएंगे, है ना।
और इसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने अलग से एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसी चीज़ के लिए, सोशल इश्यूज़ को रेज करने के लिए इन्होंने जो बॉडी बनाई थी उसका नाम था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो पिछली क्लास के अंदर, हम पुरानी क्लासों में हम ये चीज़ देख चुके हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये कांग्रेस की जो है सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी, और हमने देखा कि एमजी रानाडे जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए थे। ये चीज़ हम जो है वो देख चुके हैं, है ना। और तो और रघुनाथ राव भी जुड़े हुए थे इससे। तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया था कि आप खाली और खाली समाज सुधार को देखिए, और कांग्रेस को अगर कोई और प्रस्ताव पास करना होगा, तो इनके लीडर्स को कोई और प्रस्ताव पास करना हो, तो उसमें इन्होंने ये ध्यान रखा कि खाली और खाली ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा जो राजकीय रूप से कॉमन होंगे, विच विल बी कॉमन पॉलिटिकली थ्रू आउट द इंडिया। इसके अलावा जो इनका और ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का, वो हमें देखने को मिलता है कि दे वांटेड द इंडियनाइजेशन ऑफ indigenization indigenization of political democracy। ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि वो भारत के अंदर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो भारत के लोगों के हिसाब से ही लाना चाहते थे, वो उसे और इंडिजनाइज करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो अपनी ग्रुप का नाम रखा कांग्रेस, है ना। कांग्रेस का जो मतलब होता है, एक्चुअल मतलब, वो होता है असेंबली, या फिर हम कह सकते हैं इसका एक और मतलब जो निकलेगा वो होगा मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की अपनी मूवमेंट, वो होगा कांग्रेस का मतलब। तो इन्होंने जो ये कंसेप्ट लिया, ये इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन मॉडल से लिया। कांग्रेस का जो नॉर्थ अमेरिका में मॉडल हमें देखने को मिलता है, उससे इन्होंने ये आइडिया लिया। इसके अलावा जो और हमें देखने को मिलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाना चाहते थे, पॉलिटिसाइज करना चाहते थे लोगों को, पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, है ना। ये साथ ही साथ फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो बनाना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच में, जो देश के अलग अलग हिस्सों से थे। देश के अलग अलग हिस्सों से जो वर्कर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स, जो नेशनलिस्ट लोग थे, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट करना चाहते थे ये लोग प्रोपोगेट करना चाहते थे। दे वांटेड टू डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। कैसी आइडियोलॉजी? एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को ये लोग जो है प्रोपोगेट करना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा दे वांटेड टू फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। भारतीय लोगों की जो भी पॉपुलर डिमांड्स थी वो ये सरकार के सामने लाना चाहते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर पॉपुलर डिमांड्स को सरकार के सामने रखेंगे तो ये चीज़ जो है भारतीय लोगों को भी यूनिफाई करेगी। भारतीय लोग जो है कॉमन इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंडर यूनिफाई होंगे। ये लोग डेवलप करना चाहते थे और कंसोलिडेट करना चाहते थे अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। भारतीय लोगों के बीच ये लोग जो है फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी जो है वो डेवलप करना चाहते थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और प्रोविंस, है ना। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। तो केयरफुली ये इंडियन नेशनहुड को इस तरह से प्रमोट करना चाहते थे। दे वांटेड टू केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर द इंडियन नेशनहुड। ओके, व्हाट? इंडियन नेशनहुड। तो अगर हम बात करें कि ये सब मैक्सिमम जितने ये लीडर्स थे, इनके अपने न्यूज़पेपर्स भी आते थे, है ना। तो न्यूज़पेपर के थ्रू ये बताते थे। इनफैक्ट कांग्रेस की खुद की अपनी जर्नल भी हुआ करती थी। कांग्रेस हैड इट्स ओन जर्नल जिसका नाम था इंडिया। ओके, इट वाज कॉल्ड एज इंडिया। कांग्रेस की जर्नल का नाम था इंडिया।
एंड रिमेंबर, याद रखिएगा कि कांग्रेस की खुद की वीकली जर्नल आती थी जिसका नाम था इंडिया। इसके थ्रू इन्होंने भारतीय विचारों को प्रचलित करने की शुरुआत की। एक आध बार तो हम देखेंगे कि ये लोग लंदन में जाकर भी मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे, पर खैर वो हो नहीं पाएगी। बाकी फिर हमने देखा कि कैसे जो ये लोग सरकार के सामने डिमांड्स रखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये लोग जो है इकोनॉमिक डिमांड्स भी रखेंगे और तो और पॉलिटिकल डिमांड्स भी रखेंगे गवर्नमेंट के सामने। इनकी डिमांड्स में पॉलिटिकल डिमांड्स, इकोनॉमिकल डिमांड्स थी। अब जैसे कि हमने देखा कि कैसे दादा भाई नौरोजी ने पहले से ही ड्रेन ऑफ वेल्थ को लिख रखा था, है ना, जो पॉलिटिकली ऑलरेडी एक्टिव थे जब दादा भाई नौरोजी, तो फिर ऑब्वियसली जब ये कांग्रेस में आएंगे तो ये वही बात दोबारा से लिखेंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे लिख के समझा दिया, है ना, कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है, जो हाइपोथेसिस है कि भाई कैसे अंग्रेज़ जो हैं टैक्सेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं भारत से, है ना। उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ों को हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, तभी जो है ये इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो रुक पाएगा। तो पहले ही यही इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में ही तो लिखा था। अब जो कांग्रेस में आएंगे तो फिर से ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात तो करेंगे ही, है ना। एम आई राइट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इनकी डिमांड्स क्या थी, है ना, अगर हम देखें इनकी जो इकोनॉमिक डिमांड्स थी, इकोनॉमिक डिमांड्स के अंदर जो हमें देखने को मिलेगी, एक तो ये कहेंगे कि रेवेन्यू रिडक्शन करो, ठीक है। दे विल आस्क द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू। ये कहेंगे कि कंसेशन दो आप भारतीय किसानों को, भारतीय पीजेंट्स को, उनको रेमिशन दो। अगर कभी नेचुरल कैमिटी आ रही है तो उस नेचुरल कैमिटी के केस में आप उनका जो रेवेन्यू था, जो उनसे लगान लेना था, उसको आप माफ़ कर दो, गिव देम रेमिशन। साथ ही साथ ये सरकार से कहेंगे कि प्लीज़ कट डाउन द एक्सपेंडिचर। दे विल टॉक अबाउट कटिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज। ये सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने ऑफिसर्स को ज़्यादा तनख्वाह मत दो, आप मिलिट्री में भी ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। ये लोग कहेंगे कि आप जो है बजट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में डालो, वो पैसा आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो, ऐसा ये सरकार से कहेंगे। साथ ही साथ ये अपने जो है भारतीय वर्कर्स जो हैं ब्रिटिश इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके हकों की बात भी कहेंगे। दे विल रेज वॉइसेस फॉर इंडियन वर्कर्स, ओके, दे विल रेज देयर वॉइसेस फॉर इंडियन वर्कर्स। इसके अलावा ये गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि जो इंडियन करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेशियो है उसको फेवरेबल रखा जाए। प्लीज़ कीप द एक्सचेंज रेशियो फॉर इंडियन करेंसी फेवरेबल। वो ऐसा ना हो कि आप एक्सचेंज रेशियो ऐसा रखें जिससे भारतीयों का नुकसान हो, भारतीय व्यापारियों का नुकसान हो। ये और तो और सरकार से कहेंगे कि आप ट्रेड पॉलिसी में भी रिफॉर्म कीजिए, और जो आप लोगों ने यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई है उसको चेंज कर दिया जाए। क्योंकि यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी से क्या हो रहा था, हम देख चुके थे कि इसके द्वारा किस तरह भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स और इंडियन इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो वो लोग इस तरह से अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे, वो कहेंगे लॉन्ग लिव द क्वीन एंड लॉन्ग लिव द किंग, है ना, वी आर हैविंग सो एंड सो डिमांड, प्लीज़ एड्रेस दिस इशू। तो यानी कि वो बहुत ही प्यार से अपने जो इश्यूज़ हैं उसको सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें कि इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी, है ना, पॉलिटिकल डिमांड्स जो ये रखते थे सरकार के सामने, उसमें हमें देखने को मिलेगा ये सरकार से कहेंगे कि प्लीज़ भारत के अंदर जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाइए ऑन द डेमोक्रेटिक लाइंस, ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया ऑन द डेमोक्रेटिक लाइंस। ये कहेंगे कि भारतीय लोगों को भी जो है अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पर आप लोग जो है रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ये लोग ऐसी भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस समय पर हमने ये भी देखा कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटेन में जो है
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, है ना। आपने कभी सोचा था कि एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो है वो इस समय पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा? ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, है ना। इफ़ यू कैन अलाउ द इंडियन पीपल टू कंटेस्ट इन इंग्लैंड, देन व्हाई नॉट यू गिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, है ना। तो फिर ताकि हमें वहाँ इंग्लैंड में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। अगर आप इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अंदर भारतीय व्यक्ति को एमपी बनना अलाउ कर सकते हो, तो उससे बेटर आप भारत में ही डेमोक्रेसी दे दो, है ना। ये लोग कहने की कोशिश करेंगे। ये सरकार से कहेंगे कि भारत के अंदर जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाएं, सेंट्रल लेवल पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाएं, प्रोविंशियल लेवल्स पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाएं। तो और ये भी कहेंगे कि भारतीयों की अपॉइंटमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी की जाए। मतलब कि लोअर लेवल पर तो होती ही थी, ये सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हायर लेवल पर भी भारतीयों की अपॉइंटमेंट हो। क्योंकि इवन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 the number of Indians who were appointed as part of एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क वॉज वेरी लेस। तो इस तरह से कांग्रेस कहेगी कि भाई कर दो ये चीज़, है ना। क्योंकि हम देखेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद भी, उसके बावजूद भी भारतीयों की संख्या हायर पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ही कम होगी। इसके अलावा ये जुडिशियल रिक्वेस्ट भी करेंगे, इन द सेंस कि ये कहेंगे कि जुडिशरी से रिलेटेड आप जो है भारतीय जजेस जो हैं, इंडियन जजेस, उनको भी पावर दो कि वो लोग भी जो है यूरोपियन सिटीजन्स को जो है वो सज़ा सुना सकें, है ना। ये लोग कहेंगे कि भारतीय जजों के पास अब तक जो पावर नहीं थी भारत यूरोपियन सिटीजन्स को सज़ा सुनाने की, वो आप भारतीय जजों को दो। क्योंकि जुडिशरी के अंदर आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी, है ना। वो जो कहानी है वो है इल्बर्ट बिल के रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? इल्बर्ट बिल के रिगार्डिंग है। इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी, तो ये लगभग 1883 के साल की बात है कि कांग्रेस इस समय पर बनी नहीं थी, और भारत के अंदर जो गवर्नर था इस समय पर वो था रिपन, ठीक है। तो रिपन गवर्नर था। हमने पिछले क्लास के अंदर देखा कि रिपन किस टाइप का पर्सन था, है ना। तो रिपन जो है वो बोर्ड मेंबर था इसका इल्ब सॉरी रिपन के बोर्ड में एक मेंबर था, है ना। जो लॉर्ड रिपन था उसके बोर्ड में एक मेंबर था जिसका नाम था सर इल्बर्ट, ठीक है। इल्बर्ट था इस व्यक्ति का नाम, जो उसके बोर्ड के अंदर मेंबर था। तो इल्बर्ट के द्वारा एक बिल बनाया गया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, ठीक है। अब इसकी खासियत ये थी कि जो ये बिल था, इट वॉज अ प्रपोजल लॉ, ठीक है। एक प्रपोजल लॉ था ये, है ना। एक एक्ट और इसके प्रपोजल के बीच में आपको डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए ना। एक्ट वो होता है जो लागू हो चुका होता है संसद के द्वारा पास होने के बाद, और जबकि जो एक बिल होता है वो एक ड्राफ्ट होता है, ठीक है। सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अभी कच्चा माल होता है बिल, है ना। इसके ऊपर अभी चर्चा वगैरह होनी होती है, उसके बाद जाके वो पास होता है। तो इल्बर्ट बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो पहली बार इंडियन जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, ओके। तो अब जो है नॉर्मल था ये कि जुडिशरी सिस्टम हुआ करती थी उस समय पर। उसमें दो प्रकार के जजेस थे, एक तो यूरोपियन जज थे, है ना, और दूसरे जो इंडियन जज हुआ करते थे। तो अब कहानी ये है कि दोनों के दोनों अदालत में बैठे हुए हैं, पर अगर कोई गोरा व्यक्ति क्राइम करके आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाइट पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया हो, तो उसको जो है जो सज़ा है उसको न्याय देने का अधिकार खाली और खाली यूरोपियन जज के पास था, ठीक है। क्योंकि इंडियंस वर सीन एज अनफिट, ओके। इंडियंस को अनफिट कह दिया जाता था कि भाई बोला तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है ना। जुडिशरी तो तुमको हमने दी है ना। तुम कोई गोरे व्यक्ति के ऊपर उसको सज़ा नहीं सुना सकते हो, तुम उसको न्याय नहीं दे सकते हो। तो इल्बर्ट बिल ने पहली बार ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाया था। इल्बर्ट बिल ने इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति भी कोई कानून तोड़ता है भारत के अंदर, तो
तो इंडियन जज के पास इक्वल पावर होगी कि वो उसको न्याय दे सके। तो ये प्रपोज़ल दिया गया था इस बिल के अंदर। तो जब ये प्रपोज़ल आया तो भारत में तो हंगामा हुआ ही, साथ ही साथ ब्रिटेन में भी हंगामा हुआ। ब्रिटेन की संसद में हंगामा हुआ, बोला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिन लोगों को गुलाम के रूप में रखते हैं तुम उनको इक्वल राइट्स दोगे सर, है ना, ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो हाउ कैन बी अ ब्राउन पर्सन पनिश अ वाइट पर्सन, है ना, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इल्बर्ट बिल जब आया तो उसके जो है उसके पास होने के चांसेस तो नहीं थे, है ना। तो ब्रिटेन में, भारत में हंगामा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, कि इस बिल को ड्रॉप करने की बात हुई, है ना। फिर आखिरकार में सॉल्यूशन ये निकाला गया कि सॉल्यूशन में कहा गया कि एक काम करते हैं, अगर कोई वाइट पर्सन ने कोई कानून तोड़ा हो तो एक ज्यूरी बैठेगी। ओके, ज्यूरी का मतलब एक से ज़्यादा जजेस आपस में मिल करके बैठेंगे, है ना। तो बेंच फॉर एग्जांपल अगर 5 लोगों की ज्यूरी बैठेगी तो उसमें 3 पर जजेस जो हैं वो वाइट होंगे और 2 इंडियन होंगे, और उसके बाद फिर इस वाइट पर्सन के ऊपर जजमेंट दी जाएगी, है ना। तो फिर भी हम यहाँ भी देखेंगे जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला इसमें भी थी, तो अब वाइट जजेस की डोमिनेशन ही, है ना। इवन द ज्यूरी एज वेल यू विल फाइंड दैट ज्यूरी इज इटसेल्फ वाइट एंड दे आर इन मेजोरिटी, है ना। तो इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी जो है उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट भी किया। फ्यूचर में अमेंडमेंट में इन्होंने फिर ज्यूरी बिठाई, ज्यूरी के अंदर भी ये डिसाइड किया कि रेशियो जो है वो यूरोपियन जजेस के फेवर में होगा। तो कहाँ से ये लोग फिर इक्वल पावर दे रहे हैं, है ना, भारतीय जजों को, ये थोड़ी ना इक्वल पावर दे रहे हैं। तो बाकी अब इसमें होना क्या था, इसमें यही होगा कि जो वाइट पर्सन है उसके प्रति तो यूरोपियन जजेस समर्पित होंगे, है ना। फिर ऑब्वियसली वो वाइट मैन सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, है ना। तो इस तरह से दे डिड नॉट अलाउड इंडियन इंडियन जजेस टू हैव रोल इन दिस वे टू गिव जस्टिस टू अ वाइट पर्सन। तो इसके अलावा जो हमने देखा, हाँ, वो सिविल राइट्स की डिमांड भी करेंगे, ठीक है। द कांग्रेस विल आल्सो डिमांड फॉर सिविल राइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे विल आस्क फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग करेंगे वो। ये लोग प्रेस की फ्रीडम की मांग करेंगे। ये लोग कहेंगे कि आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी रिफॉर्म लाइए। तो वॉइस रॉय की काउंसिल हुआ करती थी इस समय पर, और वॉइस रॉय की काउंसिल में भी सदस्यता हुआ करती थी। इसमें भी इस समय पर कोई इंडियन मेंबर नहीं है। तो इसके लिए भी कांग्रेस कहेगी कि वी नीड मोर एंड मोर ऑफ इंडियन, है ना, एट एवरी प्लेस, है ना। तो इस तरह से चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, सब जगह के ऊपर इंडियनाइजेशन की डिमांड इन्होंने रखी। इनफैक्ट कांग्रेस जो है उस पीरियड में इंटरनेशनलाइज भी करती है। वो ये कहती है कि देखो पॉलिटिकल मांग हमारी यहाँ तक नहीं है कि आप खाली और खाली युद्ध ना करें दूसरे देशों से। हम चाहते हैं कि आप हमारे नेबरहुड के प्रति एग्रेसिवनेस ख़त्म कर दो। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने देखा कि 1885 में इन्होंने बर्मा के ऊपर आक्रमण किया, है ना। और हमने, आपको पता है कि हमने देखा कि उसके बाद कैसे ये 1893 में भी जो है डूरेंट लाइन क्रिएट करते हैं। हम देख चुके हैं ये चीज़, है ना। तो जब ये डूरेंट लाइन क्रिएट हुई उस समय पर नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान के साथ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी इनकी, है ना, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इस 1876 में भी इन्होंने सेकंड अफ़गान वॉर की थी। तो सेकंड अफ़गान वॉर और ये सब जितनी भी प्रकार की इस तरह की घटनाएं हो रही थी उसको लेके कांग्रेस लीडरशिप जो है वो काफ़ी सक्रिय हो गई थी। तो कांग्रेस लीडरशिप का मानना था कि इन सब मुद्दों के ऊपर भी हमको न्याय मिलना चाहिए। ओके, इनका ये मानना था कि भारत के जितने भी मुद्दे हैं वो सब बहुत ही जेन्युइन मुद्दे हैं, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं, न्याय के मुद्दे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स के मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि हमको एक ब्रिटिश सब्जेक्ट के रूप में ना कंसिडर करते हुए
हमें ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक के रूप में हमको गिना जाए, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि वी वर कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सब्जेक्ट्स का मतलब है कि हम उनके लिए एक विषय हैं, एक आंकड़े से ज़्यादा हम नहीं हैं उनके लिए। जबकि आप सिटीजनशिप के रूप में कंसिडर करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिटीज़न, वो उस चीज़ से हमारा स्टेटस बढ़ेगा। दैट विल बी ए मच गुड और मच बेटर पोजीशन टू हैव। तो 1885 में हम देखें ये 1885 से लेकर के अगले 20 सालों तक, लगभग 1905 तक, ठीक है। कब से? 1885 से लेकर के 1905 के पीरियड तक लगभग हम देखेंगे कि इन 20 सालों में मॉडरेट्स वर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स वर इन द लीडरशिप, है ना। ये लोग अपनी पिपुड़ी बजा रहे थे, है ना। तो सारे लोगों को जो है इनकी, मतलब काफ़ी सारे लोग थे उस समय पर जिनको मॉडरेट्स की अप्रोच जो है वो पसंद नहीं आ रही थी। तो ऑब्वियस है ना, वो कहेंगे कि यार ये लोग क्या हैं, ये लोग तो सरकार के तलवे चाटने की बात कर रहे होते हैं, है ना। ओके, वी नीड टू डू समथिंग, है ना। दिस इज़ वेरी क्लियर कट, वी शुड डू समथिंग, है ना। भारत में नॉर्मली हर एक समाज के अंदर होता है ना, कि अगर आप चाटुकारिता करोगे तो कितनी ही कर लोगे, है ना। चाटुकारिता करने के बाद मिलता क्या है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे काफ़ी सारे लोग जो है मॉडरेट्स के सामने खड़े हो रहे थे। और ये जो लोग खड़े हो रहे थे, ये लोग थे कौन? ये लोग थे एक्सट्रीमिस्ट। दे वर द एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस में या फिर हम कहें मॉडरेट्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। तो जब मॉडरेट्स का ग्रोथ हो रहा था, बट देयर वॉज अ क्लास ऑफ पीपल who were dissatisfied with the working of Congress and they were the extremist। तो बैकग्राउंड के अंदर मॉडरेट्स के साथ साथ दूसरा ग्रुप निकल के आ रहा है एक्सट्रीमिस्ट का। ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहेंगे, इनके अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन है प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, दे वर एक्चुअली आउटकम ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो रेवोल्यूशनरीज वर आउटकम ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसका आउटकम थे कि हमें रेवोल्यूशनरीज देखने को मिलेंगे। आपको जो चरमपंथी विचारधारा है या फिर हम कहें जो गर्मपंथी विचारधारा है, उसमें आप जज्बाती रूप से जो है उसका प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो वहाँ से फिर क्रांतिकारियों का उदय होता है। और ये क्रांतिकारी जो हैं हम देखेंगे कि 1900 के बाद के पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि इनमें से ही काफ़ी सारे लोग जो है वो बड़े बड़े लीडर्स के रूप में भी निकल के आएंगे या फिर हम कहें फेमस नाम के रूप में भी उभर के आएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इनसे नाराज़ थे, है ना। तो पर आपको ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि आप लोग कह रहे हो कि पहले फेज़ के अंदर जो है मॉडरेट्स डोमिनेट करते थे, है ना। कांग्रेस के पहला दौर, उसमें मॉडरेट्स रूल करते थे काइंड ऑफ, या लीडरशिप पोजीशन पे मॉडरेट्स थे। पर इसके पहले पीरियड के बाद जब 1905 के बाद हम देखेंगे फिर धीरे धीरे अब एक्सट्रीमिस्ट भी डोमिनेट करते हैं 1905 के पीरियड के बाद। तो अगर हम बात करें कि कांग्रेस, हमने देखा अभी कि कांग्रेस की क्या डिमांड्स थी, है ना, सरकार से। तो अगर हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट थी उस समय, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था कांग्रेस की तरफ, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था कांग्रेस की तरफ। तो इनिशियली हम देखेंगे कि जो है गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो वेलकम करेगी डिसीजन कांग्रेस का के बनने का इन ए न्यूट्रल वे, ठीक है। न्यूट्रल वे में वो इस डिसीज़न को इनिशियली वेलकम करेंगे, ठीक है। पर बाय द पीरियड ऑफ 1887 इनको सरकार को दिखने लगेगा कि ये तो कांग्रेस तो उल्टे फुल्टे काम कर रही है। तो फिर जो है सरकार इनके प्रति हॉस्टाइल अप्रोच रखना शुरू करेगी, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि डफरिन तो
कांग्रेस के लिए कहता है कि कांग्रेस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये टर्म यूज़ की जाती है डफरिन के द्वारा कांग्रेस के लिए, दे आर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो होता ही है कि गवर्नमेंट वॉज क्रिटिसाइजिंग देम कि भाई बोले ये सब जो है ये तो डिस्कार्डेड सिविल सर्वेंट्स हैं, ये कांग्रेस के जितने मेंबर्स हैं दे आर द डिस्कार्डेड सिविल सर्वेंट्स, दे आर द फेल्ड सिविल सर्वेंट्स, ये वो लोग हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, अब यहाँ आके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके बैठ गए हैं। तो 1890 और 1900 तक का जो पीरियड आता है ना, 1900 तक आते आते कांग्रेस के अंदर ही इसका विरोध हो रहा था। क्यों विरोध हो रहा था, हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे कांग्रेस से, ये यूथ थे, ये युवा लोग थे, उन लोगों का कहना था कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जो यूथ कम्युनिटी के लोग थे इन्होंने मॉडरेट्स के लिए एक शब्द यूज़ किया था, बोला ये सब तो जो हैं ये दे आर प्लेस हंटिंग पीपल, दे आर प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन, दे आर प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन। प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन का मतलब यानी कि अगर सरकार इनको कहीं पर कुर्सी देगी तो ये लोग वहाँ पर चिपक कर बैठ जाएंगे, ये था इनका एक्सट्रीमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू मॉडरेट्स के प्रति। बेचारे मॉडरेट्स तो बोल रहे थे कि हम है ना बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या, है ना। इधर सरकार कह रही है कि हम तो विलन हैं, है ना, कि हम तो देशद्रोही हैं, सरकार हमें कह रही है कि ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र है ना। डफरिंग इनको जो है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कह रहा है। तो विद इन कांग्रेस, इसके अलावा फिर कांग्रेस को अपने ही लोग जो हैं अंदर उनके दूसरे कार्डर के जो लोग थे वो सब कह रहे थे कि दे आर प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन, है ना। तो ये यहाँ पर मॉडरेट्स को कहा जा रहा है कि भाई ये लोग तो बस साल में 3 दिन के लिए मेंढक की तरह इकट्ठे होते हैं और फिर 3 दिन के बाद टर टर करके वापस चले जाते हैं। तिलक महाराज जो है इनको फ्रॉग के रूप में कंसिडर करते हैं, मेंढक के रूप में। उन्होंने कहा था कि ये मेंढक की तरह हैं, ये साल में 3 दिन गुटर गु करते हैं और फिर वापस कुएं के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा तिलक महाराज ने कहा था इनके लिए। तो अर्ली 1900s में हम देखेंगे कांग्रेस के अंदर भी थोड़ा काफ़ी सारे ब्रेक डाउन होने की शुरुआत हो जाएगी। ये ब्रेक डाउन क्यों हो रहे थे, क्योंकि मॉडरेट्स वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इन द मासेस, जिस तरह से पेनिट्रेट होने चाहिए थे मॉडरेट्स वो कर नहीं पाए। और इसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि जब कर्जन यहाँ पर भारत में होगा तो कर्जन के कार्यकाल के समय पर, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय पर कर्जन एक डायलॉग मारेगा और कर्जन कहेगा कि कांग्रेस इज़ टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज़ टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। कांग्रेस जो है वो अपने जो है ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है और मेरा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एम्बिशन जो है जब मैं भारत में हूँ वो ये है कि मैं इसको इसके पीसफुल डिमाइज़ की ओर ले चलूँ, है ना, मैं इसको असिस्ट करूँ इसके पीसफुल डिमाइज़ की तरफ, यानी कि इसकी शांति से इसकी मृत्यु के लिए मैं जो है असिस्ट करूँ, कांग्रेस को उसकी मृत्यु के लिए मैं असिस्ट करूं। ये था लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट था कांग्रेस के प्रति। तो हम देखेंगे ब्रिटिशर्स यहाँ पर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल भी खेलेगी इन लोगों के साथ, क्योंकि अराउंड द पीरियड ऑफ 1887-88 ये अंग्रेज़ जो है ये एनकरेज करेंगे सर सैयद अहमद खान को। और इसमें साथ ही हमें एक और पर्सन जो देखने को मिलेगा वो हैं राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, ठीक है, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, और या और भी थोड़े बहुत और लीडर्स भी, उनको जो अंग्रेज़ जो है वो एनकरेज करेंगे कि आप लोग मिल करके एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट बनाओ, ठीक है, एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट बनाओ। तो फिर हम देखेंगे कि ये लोग बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियंस पैट्रियोटिक एसोसिएशन। खैर बाद में जो है इसमें तो जो ये है राजा शिव प्रसाद थे बनारस के, इनको तो साइडलाइन कर दिया जाएगा। हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान इसमें होंगे। ओके,
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्या जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, वर द मॉडरेट्स सक्सेस और फेलियर, जो ये मॉडरेट्स थे कांग्रेस के, क्या ये लोग फेलियर थे या फिर क्या ये लोग सक्सेसफुल रहे। तो अगर हम इनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की तरफ देखें तो हम देखेंगे कि इनके समय पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 भी पास होगा, है ना। हम ये भी देखेंगे कि ये लोग जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स करवाएंगे। ये लोग जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में अपने रोल निभाएंगे। ये लोग इकोनॉमिक क्रिटिक भी बनेंगे अंग्रेज़ों का। ये इसकी वजह से जो है भारतीयों के बीच में अवेयरनेस आएगी कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है भारत में, है ना। ये भारतीयों के सिविल राइट्स के लिए भी बात करेंगे, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए भी बात करेंगे। तो मॉडरेट्स का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से था, है ना। रिफॉर्म्स जो हैं भारत में, है ना, काउंसिल्स हमने देखा इसके पहले कब आए थे। काउंसिल के जो रिफॉर्म्स थे वो 1861 में आए थे। इससे पहले 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। उसके 30 साल तक कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मॉडरेट्स के आने के बाद तात्कालिक रूप से आपको पता चलता है कि विद इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 years काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आएगा, ठीक है। तो विद इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 years कांग्रेस के आने के बाद हम देखेंगे काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वॉज पास्ड। ओके, दिस शोज कि ब्रिटिश वर रेडी टू ब्रिंग ऑन रिफॉर्म्स इफ सम काइंड ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड। आप देखिए कि 1857 के बाद जितने भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपको मिलते हैं, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का डायमेंशन आप देखोगे तो हमेशा आपको काउज एंड इफ़ेक्ट का एक क्राइटेरिया मिलेगा। जैसे कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ तो तुरंत ही सरकार की हालत टाइट हो जाती है और उसके बाद सरकार फिर 1861 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट पास करती है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और फिर इसके अब 30 सालों तक कुछ नहीं हुआ। फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स दे कुड नॉट डू एनीथिंग। ओके, अब भारत में रिफॉर्म्स नहीं हुए। तो सरकार जैसे ही कांग्रेस बनेगी, है ना, हम देखेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होगी, भारत में अवेयरनेस आती है और फिर हम देखेंगे कि 1892 के दौरान जो है काउंसिल एक्ट पास होंगे। वंस अगेन द इंडियन काउंसिल एक्ट विल बी पास्ड, है ना। तो ब्रिटिशर्स कहेंगे कि चलो भाई, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत तुम इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, थोड़ा बढ़ावा करेंगे वो, है ना। उसके बाद देन अगेन यू विल फाइंड के 1909 के अंदर ही ये लोग जो है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स लेकर के आए। तो इसी को बेसिकली हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स को ही हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं। तो इसका भी नाम वही है, इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना। पूरे इस नाम के रूप में इसको पहचाना जाता है। तो ठीक है, अब ये क्यों हुआ, है ना। सरकार को क्यों लग रहा था कि भारत के लोगों को एक और लॉलीपॉप देना पड़ेगा। तो 1909 के बाद अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो तुरंत ही 10 साल बाद एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स दे ब्रॉट अ डिफरेंट एक्ट। और इस बार जो शब्द यूज़ करेंगे ये लोग, वो शब्द है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ना कि इस बार ये काउंसिल एक्ट बोलेंगे। तो भारत के लिए कानून लेकर के आए, भारत सरकार का अधिनियम, है ना। तो दिस टाइम इट वाज नॉट अ काउंसिल एक्ट, ओके, दिस टाइम इट वाज अ फंडामेंटल चेंज इनटू द गवर्निंग पैटर्न ऑफ दिस कंट्री। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आखिर में इससे पहले कब शब्द यूज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इन्होंने 1858 के अंदर इस्तेमाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम का शब्द, है ना। तो देखो जो नाम है ना वो मैटर करता है, नेम मैटर्स वेरी मच, ओके। और आप कानून के पीछे जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ही मैटर करता है। इसके पीछे इसकी अपनी सिग्निफिकेंस ये है कि ये दर्शाता है कि कितने सीरियस हैं अंग्रेज़ जो है चीज़ों को लेकर के, है ना। तो क्योंकि नाम, अगर आप इसको टर्मिनोलॉजी आप काउंसिल लिख रहे हो तो दैट मीन्स यू आर जस्ट डूइंग अ लॉलीपॉप गेम, है ना, ठीक है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आती है तो ये दर्शाता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है एक्ट में तो ये दर्शाता है कि कुछ बड़ा चेंज कर रहे हैं, ओके।
तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1909 से 1919 तक भारत में जो नेशनल मूवमेंट थी वो अपने पीक के ऊपर चला गया था। वर्ल्ड वॉर हो चुका है इस पीरियड में, भारत के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं, तो तुरंत ही सरकार को बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रकार के रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। तो इस तरह से ही हम देखेंगे मैन फोर्स रिफॉर्म के रूप में हम इनको पहचानते हैं, क्योंकि होम रूल मूवमेंट और गदर मूवमेंट था इसके बैकग्राउंड में, है ना। गांधी जी भी आ चुके थे, है ना। तो 1919 के बाद भी आप देखोगे तो भारत में 1922 में इन्होंने 1922 में इन्होंने काउंसिल एंट्री प्रोग्राम करवाया। तो काउंसिल एंट्री प्रोग्राम करवाया, चुनाव करवाए, भारत के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने की शुरुआत हुई। और फिर 1928 में हम देखेंगे कि साइमन को भेजेंगे ये, है ना। तो 1930 से लेकर के फिर 1930 से लेकर के 32 तक भारत के लोगों को ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। फिर ये दोबारा 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कंटिन्यूसली पॉलिटिकल लॉलीपॉप्स दिए जा रहे थे। ऐसा क्यों था, है ना। ना साइमन का आगमन होता भारत में, ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती, है ना। भारतीय लोगों को लंदन बुलाना, है ना, मीटिंग करने के लिए सबको लंदन बुलाया, बुलाओ, है ना। और उसी बहाने तुमको मतलब कि इस तरह से भारत के लोगों ने कहा पर हमको जो है ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमको आज़ादी के सिवा, आज़ादी के अलावा हम एक भी शब्द नहीं लेंगे। लंदन तो हम अपनी मर्ज़ी से आएंगे देखने के लिए, ठीक है। हमारे पैसों से तुम लोग लूटपाट करके तो गए हो, पर वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको बुलाया जाता है। क्यों किया गया था ये, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों पास ऑन की गई थी इनके द्वारा, है ना। तो इस तरह से आपको ये दिखेगा कि कंटिन्यूसली बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमें 1892 से लेकर के देखने को मिलेगा कि कल्मिनेट होती रहेंगी और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगी भी। तो मॉडरेट का जो सबसे बड़ा योगदान था, मॉडरेट लीडर्स का इस पीरियड के बैकग्राउंड के अंदर, अगर आप समझने की कोशिश करो तो वो था इस पीरियड में काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। This thing shows they had some kind of political impact, okay, on the government. Or second, during this period only the statutory civil service were abolished, okay. स्टैचूटरी सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसको लेकर के आए थे, इसमें लॉयल इंडियंस को ये डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी तहसीलदार वगैरह इस तरह की डेप्यूटी पोजीशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट करके रिवॉर्ड देते थे, ये लोग रिवॉर्ड देते थे लॉयल इंडियंस को। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम देखेंगे काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे थे, है ना। तो इन चीज़ों को अबॉलिश किया गया इस पीरियड में। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था ये कि मॉडरेट्स ने कहा कि हमने करवाया है, हमने लोकशाही को स्ट्रेंथन किया है, हमने अल्टीमेटली भारत के कोने कोने के विस्तार के अंदर मूवमेंट किया, हमने लोगों को जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई, हमने इकोनॉमिक क्रिटिक को पब्लिश किया, है ना। हमने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी इकोनॉमिक ड्रेन की, इस उसको सामने लाया, हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री की कहानी को लाया लोगों के सामने, भारत का पैसा कहाँ जा रहा है ये हमने बताया, हमने जुडिशरी में फंडामेंटल, हमने जुडिशरी की डिमांड के अंदर मतलब जजेस के लिए राइट्स की डिमांड की, फंडामेंटल राइट्स मांगे हमने इनसे, हमने प्रेस के लेकर के इशू उठाए, है ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने की। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम फेलियर हैं, है ना। तो इस तरह से ये सब बातें हो रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था मॉडरेट्स के साथ कि मॉडरेट्स की किसी ने उतनी वैल्यू नहीं की, है ना। द प्रॉब्लम इज़ दैट दे वर टू मच की दे हैड वेरी लेस सोशल बेस। इन लोगों के पास सोशल बेस कम था। इनके आइडियल बेसिकली जो हैं, इनके आइडियल्स वो कॉमन मैन की समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश इनकी इज्जत नहीं करते थे, है ना। इवन जो कांग्रेस के अंदर ही यूथ थे जिन्होंने इनको ज्वाइन किया हुआ था, वे सब भी इनसे विपरीत हो गए, है ना। जैसे तिलक महाराज जो है इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं बाद में। लाला लाजपत राय इनको ज्वाइन करते हैं, वो भी चले जाते हैं ना। बंकिम चंद्र चटर्जी यू विल सी ज्वाइन करेंगे, कहेंगे ये बेकार है सर, है ना। ऐसा थोड़ी चलता है। तो इस तरह से होता ये है कि मॉडरेट्स को बहुत सारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है। उसके पीछे का कारण ये था कि इनके जो सिद्धांत थे वो कुछ अलग ही थे, है ना।
ये लोग भी अंदर ही अंदर आपस में भी लड़ाई कर रहे थे। जैसे यू विल फाइंड कि दिनशा वाचा एक बार नरोजी का जो है क्रिटिसिज्म कर रहे थे, है ना। वो लिखते हैं कि नरोजी साहब तो कभी लंदन से बाहर आते ही नहीं, है ना, 2 दिन आते हैं, फ़ोटो खिंचा के वापस चले जाते हैं, है ना। वो ये चीज़ उन्होंने दिनशा वाचा को लिखी थी, अपने कांग्रेस के फेलो लीडर को उस समय पर। बोला यार दिनशा वाचा साहब, ये नरोजी तो आते ही नहीं है ना, बस 2 दिन आते हैं, बाकी तो लंदन में ही रहते हैं। ये नरोजी साहब जो है लंदन में रहते हैं, पूरा ज़िंदगी उन्होंने लंदन में निकाल दी और बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, है ना। तो इस तरह से दिनशा वाचा को वो ये चीज़ लिखेंगे। तो कंटिन्यूसली एक के बाद एक कांग्रेस लीडरशिप को इस प्रकार की आलोचना झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस लीडरशिप थी भी इस समय पर एलीट लोगों की थी, है ना। कॉमन मैन को उतना जुड़ नहीं पा रहे थे कॉमन मैन इनसे, है ना। तो इस तरह से जो इनके न्यूज़पेपर आते थे वो भी इंग्लिश में आते थे, इनके आर्टिकल्स भी इंग्लिश में आते थे। ये डेमोक्रेसी की बात तो करेंगे, पर प्रॉब्लम ये था कि ये साल में 3 दिन मिलते थे, फिर गुटरगू करके चले जाते थे। इनका नैरो सोशल बेस था, क्योंकि एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। इनकी ज्वाइनिंग फीस भी बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग में। तो ये तो बाद में जब गांधी जी आएंगे वो इसको कम करते हैं 1920s में, है ना। अर्लियर कांग्रेस ने बल्कि एक समय पर पहले जो है ज़मींदारी सिस्टम को भी सपोर्ट किया था। इन्होंने लिखा था कि अंग्रेज़ों को कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दो। जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का, उसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दो, ऐसा इन्होंने लिखा था उनको। तो डू यू थिंक कि इस तरह से फार्मर्स जो है आपको कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे या फिर मॉडरेट्स को फॉलो करेंगे? कॉमन मैन को तो हमेशा लगता था कि कांग्रेस के बारे में कि ये लोग तो सरकारी पिट्ठू हैं, ये हमेशा लॉयल रहते हैं सरकार के। तो डू यू थिंक इन दिस वे कॉमन मैन विल ट्रस्ट देम, है ना। तो अगर हम असेसमेंट करते हैं मॉडरेट्स की, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स उनको कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करते थे, है ना। साथ ही साथ वो लोग रूट्स के देश में आम लोगों के अंदर जो रूट्स में जो है जगह नहीं बना पाए। इवन दोज जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उनकी जो होप्स थी वो होप्स ही रह गई, है ना। वो उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो दे ऑल्सो फेल्ड टू कीप पेस विद द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, है ना, तो उसके साथ जो है कांग्रेस पेस नहीं रख पाई। मुस्लिम्स भी हम देखेंगे शुरुआती दौर में इनसे जो है दूर ही रहेंगे, है ना, मॉडरेट से। मुस्लिम्स स्टेड अवे फ्रॉम देम। बट स्टिल फिर भी हम कहेंगे कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर मॉडरेट्स ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी, बिकॉज दे हैड टू गो थ्रू सो मच डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस। इनके समय में बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया था। तो इनके पास लॉयल रह के और अच्छे से बात करके नॉन वायलेंट तरीके के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। तो अगर हम असेसमेंट करेंगे मॉडरेट्स की, है ना, हम देखेंगे कि उन्होंने फिर भी काफ़ी चीज़ें अचीव की डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर। उन्होंने एक डिसाइसिव शिफ्ट लाया भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर। इन्होंने भारतीय लोगों को जो है कॉन्शियस किया कि आप लोगों को जो है पॉलिटिकली कॉन्शियस होना चाहिए, आपको अपने इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। इस तरह से हम देखेंगे कि जो ये कॉमन एनिमी थे इस समय पर अंग्रेज़ों का की जो एग्जिस्टेंस थी, कॉमन एनिमी की जो एग्जिस्टेंस थी, ये चीज़ इनको मदद करेगी एक कॉमन नेशनैलिटी की फीलिंग डेवलप करवाने में। इन लोगों ने पॉपुलराइज़ किए डेमोक्रेसी के आइडियाज़, इन लोगों ने पॉपुलराइज़ किए सिविल लिबर्टी के आइडियाज़, इन लोगों ने ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म का जो ट्रू कैरेक्टर था उसको एक्सपोज किया, उसको इन्होंने जो है भारत में लोगों के सामने लाया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि काफ़ी सक्सेस मिली इनको पॉलिटिकल एरिना में, कुछ हद तक तो मिली। जैसे इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इनकी वजह से आया। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इन्हें पॉलिटिकल एरिना में सक्सेस मिली। तो फ्यूचर के जो लीडर्स थे, फ्यूचर के लीडर्स का जो रास्ता था उसकी इन्होंने फिर फाउंडेशन भी रखी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था मॉडरेट्स क्या, है ना। तो मॉडरेट्स
ये बेसिकली क्या किया, इन्होंने आइडियाज़ को प्रचलित किया। इनको पता था कि हम रहें ना रहें पर हमारे विचारों को हमें प्रचलित करना है। इन्होंने जिस जिस प्रकार की चीज़ों को हाईलाइट किया, उसी पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू किया। किसने कंटिन्यू किया उन्हीं पॉइंट्स को? उसको कंटिन्यू किया एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, है ना, रेवोल्यूशनरीज़ ने। गांधी जी भी जब आएंगे वो भी इन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दे शुड बी थैंकफुल टू मॉडरेट्स, ओके, है ना। अगर नरोजी नहीं होते तो क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इस तरह से लोगों को पता होती? क्या इस तरह से बिल्डअप कर पाते बिना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के? क्या गांधी जी जो है इस तरह से नेशनल मूवमेंट को इकोनॉमिक इशू के रूप में लिंक कर पाते? अगर नरोजी नहीं होते, दादा भाई नरोजी नहीं होते, तो क्या आपको स्वदेशी का आइडिया आता, है ना? ठीक है, तो नरोजी नहीं होते, क्या वेलबी कमीशन आता भारत में, है ना? ना भारत में सिविल तो भारत में जब सिविल राइट्स की जब बात करेंगे तो मॉडरेट्स को उस पीरियड के अंदर ये भी पता था कि हमको नागरिक अधिकारों की भी बात करनी है। तो व्हेन इंडियन नेशनलिज्म was going through a crisis period, it was just the right period and the right way through which the moderates came and took the lead and uh, tried to guide and educate the Indian masses, okay? तो इस तरह से हम देखेंगे कि एसी रूम में बैठ कर के तो मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, पर उन्होंने अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जितना कर सकते थे उतना किया। होता ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजिकल फेज में होती है तो उसमें क्लैरिटी आते आते बहुत टाइम लग जाता है ना। उसको कंक्रीट शेप के अंदर जब आप देखने की कोशिश करोगे तो कंक्रीट शेप में इस आइडियोलॉजी को एक्सट्रीमिस्ट लेकर के आएंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि फिर कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट के आने के बाद पॉपुलर होगी, है ना। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब गांधी जी आएंगे तो गांधी जी ने तो उसको एक नई दिशा दिखा दी। तब तक तो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस मैच्योर हो चुकी है ना। एक बॉडी के रूप में ये बन चुकी है, एक मैच्योर बॉडी के रूप में बन चुकी है। इस बेसिस के रूप में उस टाइम पर लिटरेसी भी नहीं थी, मॉडरेट्स के समय पर उतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी। तो आप समझने की कोशिश करोगे कि इंडिया के अंदर सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म भी उतने नहीं हुए थे उस पीरियड में, उतने ज़्यादा नहीं हुए थे, है ना। अभी भी नैरो सोशल बेस था ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू सी कि भाई देवर पायनियर्स ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। The nationalism was quite moderate in their approach. They were है ना, they were moderate in their approach, but they were not a supporter of extreme nationalism. They were not in favor of overthrowing the British rule directly from India. बट फिर भी हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने तो अल्टीमेटली यही चीज़ लिखी है ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है? वो है पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो सादी भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, हम देखेंगे कि इस समय पर समाज की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। मॉडरेट्स के समय पर उतनी लिटरेसी नहीं थी, उतना लोग जो है डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को समझते नहीं थे। तो अपने लेवल पर जितना कर सकते थे मॉडरेट्स उन्होंने किया। तो इनके समय पर मॉडरेट्स के समय पर एक कमीशन भी आया था जिसका नाम था वेलबी कमीशन, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इनके समय पर एक कमीशन आया था, इसका नाम था वेलबी कमीशन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1895। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। बाकी एक्सपेंडिचर को लेकर के रिव्यू करने आया था, ये जो वेलबी कमीशन था ये एक्सपेंडिचर को लेकर के रिव्यू करने आया था। कांग्रेस लीडर्स ने ये कहा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार जो है वो कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च रही है, तो इतने एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए फिर इंक्वायरी कमीशन आई थी। इस कमीशन को ही वेलबी कमीशन कहते हैं। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस बॉडी एज वेल, है ना। ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग वगैरह टाइप के क्वेश्चन में। तो अब हम अगर ये देखें कि क्यों आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, है ना। इससे पहले कौन सा आया था? इससे पहले 1861 में आया था। तो अब हम देखेंगे कि 1892 वाला क्यों आया था काउंसिल्स एक्ट। तो जो इसमें क्या था 1892 में जो इन्होंने काउंसिल एक्ट लाया, तो इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इनकी संख्या ये 1892 में बढ़ेगी या नहीं, है ना।
पहले 3 थे, 1861 में 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, है ना। तो फिर हम देखेंगे 1861 के में इन्होंने 3 इंडियन नागरिकों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर रखा था काउंसिल्स में। तो फिर जो है कांग्रेस लीडरशिप इस चीज़ के लिए आंदोलन करेगी, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि एक काम करो, नया कानून पास कराओ सर, ठीक है ना। और फिर उस कानून के तहत लिख दो कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ जाएगी। तो फिर इस बात से तो इंडियंस खुश हो गए कि भाई इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, पर एक्चुअल में वो जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में बढ़ रही थी। इट वाज ओनली बीइंग इंक्रीज्ड एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, है ना। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में आपको बिठा दिया जाएगा, आप यहाँ पर आके चाय समोसा खा करके वापस चले जाओ। तो यही चीज़ थी उसमें। तो इसमें देखेंगे हम जो चेंजेस लाएंगे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस समय पर, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल में जो चेंजेस लाएंगे ये 1892 के एक्ट के द्वारा, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो है इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, ठीक है। बाकी गवर्नर, एक गवर्नर जनरल होगा, है ना। और 6 मेंबर जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे, और कमांडर इन चीफ होगा, और उस एक प्रोविंस का हेड भी होगा जहाँ पर काउंसिल मिलेगा। इसके अलावा 6 एडिशनल ऑफिशियल मेंबर्स भी मिल जाएंगे आपको। और हम ये भी देखेंगे कि 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के। बाकी इतने ज़्यादा आपको नंबर्स की डिटेल याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये आपको बेसिकली बुक्स में मिल ही जाएगा, आपको ये चीज़ आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस एक्ट में जो है नंबर ऑफ एडिशनल या फिर हम कहें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाएगा, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होगा उनका नंबर इंक्रीज, और तो और जो आपके प्रोविंसेस के काउंसिल हैं कुछ कुछ, वहाँ पर भी नंबर इंक्रीज होगा। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर इंक्रीज होगा सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके अलावा हम देखेंगे जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था ना, है ना, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें जो कौन नॉमिनेट करता था मेंबर्स को, इसमें नॉमिनेट करता था वॉइस रॉय, ठीक है। और वॉइस रॉय इसमें किसकी रिकमेंडेशन पर रिकमेंड करता था, नॉमिनेट करता था, ये नॉमिनेट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इनकी जो रिकमेंडेशन थी किस किस की, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर वॉइस रॉय जो है वो नॉमिनेट करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। कहाँ पर नॉमिनेट करता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर हम करें बात अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर नॉमिनेट किए जाएंगे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। उस प्रोविंस का जो गवर्नर होगा उसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और गवर्नर किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर नॉमिनेट करेगा, ये नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेड एसोसिएशंस और ज़मींदार्स, ठीक है। इन सब की रिकमेंडेशंस किस किस की, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की, म्यूनिसिपैलिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ की, ट्रेड एसोसिएशंस की और ज़मींदार्स की, इन सब की रिकमेंडेशंस पर जो है गवर्नर, उस प्रोविंस का गवर्नर रिकमेंड करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। कहाँ के लिए रिकमेंड करता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिकमेंड करता था। और तो और अगर 1892 का जो बिल था हम उसको कहेंगे कि वो एक शैम था, एक प्रकार का धोखा था, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी क्या थी उस समय पर, सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी।
और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी कोई भारतीय नहीं था। भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ डाला गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, क्योंकि देखो क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, है ना, उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, है ना, और वहीं पर उसके अंडर भी फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। तो भारतीयों को यहाँ डाला गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और तो और यहाँ भी एज अ ओनली एंड ओनली नॉन ऑफिशियल मेंबर डाला गया था, ठीक है। वैसा ही सिस्टम प्रोविंसेस में था, ठीक है। प्रोविंसेस में क्या था, प्रोविंसेस में गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर के अंडर उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ओके, और उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में यहाँ पर भी इंडियंस को एज सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर डाला गया था, ओनली एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और किसकी रिकमेंडेशंस पर, हम बता चुके हैं किसकी रिकमेंडेशंस पर, अभी अभी देखा। और जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ये जो लोग थे, इन ये रिकमेंड या फिर हम कहें काइंड ऑफ नॉमिनेट करते थे यहाँ के लिए मेंबर्स को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। तो आपको बस बेसिक ये थोड़ी बहुत चीज़ याद रखनी है कि थोड़ा बहुत फंक्शंस इंक्रीज कर दिए इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के। बाकी एक राइट जो इन्होंने दिया कि आप लोग चलो भाई क्वेश्चन पूछ सकते हो, दे गिव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछ सकते हो, पर इस चीज़ के लिए आपको पहले तो 6 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। और तो और ये कहा गया था यू कैन नॉट आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप पूछोगे उसका जवाब मिलेगा, पर उसके बाद कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप, ठीक है। यू कैन नॉट आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर नहीं दिया गया, हक नहीं दिया गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का हक। ये हक हम देखेंगे जो डिबेट एंड डिस्कशन का जो हक है, ये फ्यूचर में, भविष्य में 1909 में जाकर के दिए जाएंगे, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुए थे, तब जाकर वी विल सी के डिस्कशन एंड डिबेट्स के राइट्स मिलेंगे। उसमें भी सिक्योरिटी मैटर के ऊपर डिबेट्स नहीं कर सकते थे, और फाइनेंशियल कुछ मुद्दों के ऊपर डिबेट नहीं कर सकते थे। तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज, ठीक है, न्यू लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पायर किया गया था, और ये जो है रिपील भी कर सकते थे ओल्ड लॉज को, पर इस सब चीज़ के लिए इन्हें जो है गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आप सोच ही सकते हो कितना कम पावरफुल बॉडी थी ये, है ना, कि अगर आपको गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ रही। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो इस पीरियड में हुई वो हमें देखने को मिलेगा, वो है स्वराज बिल, ठीक है। क्या है? स्वराज बिल। तो ये जो बिल है स्वराज बिल, ये उस समय पर भारतीयों के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, मॉडरेट्स के समय पर, कांग्रेस में जब मॉडरेट्स थे उस समय पर इन लोगों के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। मोस्ट प्रोबेबली इसको लिंक किया जाता है तिलक के साथ, ठीक है, तिलक के साथ इसको लिंक किया जाता है। इस बिल को हम एज एक और नाम से भी जानते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें बिल में एक आउटलाइन किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल विजन इंडिया के लिए, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट था, एक लीगल स्टाइल में लिखा गया था ये डॉक्यूमेंट। इसमें 110 आर्टिकल्स थे। इसमें इंडिविजुअल राइट्स की भी बात की गई थी, जैसे राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें वायलेशन ऑफ वंस होम की भी बात की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की भी बात की गई थी, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की भी बात की गई थी। ये आप कह सकते हो, रिमेंबर दिस थिंग दैट इट वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट, फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट एट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्या था ये? इट वॉज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट एट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो भारत में प्रॉपर ऑफिशियल तौर पर हम देखेंगे कि अटेम्प्ट्स तो बहुत बार हुए हैं, ऑफिशियल तौर पर तो हुए हैं बहुत बार। जैसे हम देखेंगे
1928 में अगर आपको पता होगा तो नेहरू कमेटी के द्वारा एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच था और ऑफिशियल अप्रोच था, ओके। पर नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं उसको। इससे पहले 1922 के दौरान भी कुछ कुछ लोगों ने प्रयत्न किया था नेहरू रिपोर्ट से पहले, पर ये कोई उतना बड़ा वो प्रयत्न नहीं था। पर ये जो हमने देखा अभी स्वराज बिल, ये फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था। इसमें ऑफिशियल का नाम भी जो है, या फिर हम कहें ऑथर का नाम भी खाली रखा गया है इसमें स्वराज बिल में। क्योंकि क्या होता था उस समय, सरकार की तलवार गिर जाती थी ना, अगर कुछ उल्टा सुल्टा लिख देंगे तो सरकार जेल में भी डाल देती थी। तो पर मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि तिलक जी के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था, है ना। भारत में प्रॉपर ऑफिशियल अटेम्प्ट हमने देखे फ्यूचर में, जैसे 1928 में नेहरू कमेटी, है ना, वो हो गया, वो सब पर सिस्टमेटिक अप्रोच थी। ये वाला जो था ये नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था स्वराज बिल का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 भी कहा जाता है इसको, इसको स्वराज बिल भी कहा जाता है। इसमें जो है चार उसमें पावर्स को डिवाइड किया गया था, चार पावर्स को डिवाइड किया गया था। एक थी आपकी द सोवरेन पावर, है ना। स्वराज बिल के अंदर पावर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक थी सोवरेन पावर, एक थी लेजिस्लेटिव पावर, एक कैटेगरी थी जुडिशियल पावर, और एक कैटेगरी थी एग्जीक्यूटिव पावर। तो चार कैटेगरीज में पावर डिवाइड की गई थी स्वराज बिल के अंदर। बाकी इसमें ये भी कहा गया था कि इंडिया की जो सोवरेन पावर है वो तो ब्रिटेन के पास ही रहेगी, और वाइस रॉय जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटेन का। पर इसमें ये बात कही गई थी कि भारत का अपना पार्लियामेंट होगा, उसमें अपर हाउस भी होगा, लोअर हाउस भी होगा, जुडिशरी भी होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी जो हैं वो सब होंगी। तो इस तरह से इस चीज़ की बात की गई थी इसमें। और ये भी कहा गया था कि किसी को भी जेल नहीं होगी, नो वन कैन बी इम्प्रिजन्ड विदाउट अ स्पेशल क्राइम प्रूव्ड अगेंस्ट हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यानी किसी को जेल में डालने से पहले उसके अगेंस्ट प्रॉपरली लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो क्राइम प्रूव होना चाहिए। और लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल रहेगा, एवरी सिटीज़न जो है वो पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर पाएगा, है ना। स्टेट एजुकेशन जो है वो फ्री होगी पूरे ब्रिटिश एम्पायर में। तो इस तरह से ये सब चीज़ें दी गई थी इसमें स्वराज बिल में। तो यानी कि सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर कहा गया था कि इस बिल में भारत में सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, जैसे कि बाकी कॉलोनीज़ में थी उस समय पर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, है ना। तो ये बिल, दिस बिल डिड नॉट केम इन टू मच प्रोमिनेंस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंस में नहीं आया। ये बिल अर्ली 1900s में आया था, तो ये उस समय ज़्यादा प्रोमिनेंस में नहीं आया, क्योंकि उस समय पर बैकग्राउंड में जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उस समय पर पॉपुलर हो रहे थे बैकग्राउंड में। तो इस वजह से ये जो बिल है उतना ज़्यादा नहीं पॉपुलराइज हुआ। तो तिलक वॉज इस समय पर वेरी मच अनहैप्पी विद द वे कांग्रेस, है ना। तो तिलक कह रहे थे कि ये क्या तुम रिफॉर्म्स मांग रहे हो, ये क्या तुम लॉयल्टी प्रीच कर रहे हो, है ना। ब्रिटिश रूल इज़ नॉट वर्दी टू हैव इंडियन लॉयल्टी, ऐसा तिलक कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रिटिश रूल इज़ नॉट वर्दी टू हैव इंडियन लॉयल्टी, वी आर मोर सुपीरियर देन द ब्रिटिश एंड वी शुड हैव सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। तो दयानंद सरस्वती के आइडियाज़ भी इस समय पर पॉपुलर हो चुके हैं कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, है ना। तो ये स्वदेशी का आइडिया भारत के कोने कोने तक पहुंचना शुरू हो चुका है। स्वामी विवेकानंद के विचार भी अब बंगाल के युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए संकल्प करो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो साथ ही साथ और चीज़ों से भी जो है एक्सट्रीमिस्ट इस समय पर मोटिवेट हो रहे थे। रशिया जो है किस तरह से जापान के द्वारा हराया जाएगा, किस तरह से इथोपिया जो है वो इटालियंस को हरा देगा। तो ये सब वर्ल्ड इवेंट्स जो हो रहे थे, इंटरनेशनल फैक्टर्स थे, तो इनसे भी जो है एक्सट्रीमिस्ट मोटिवेट हो रहे थे। तो 1896 से 97 में, 1896 से 97 में अकाल आएगा भारत में, ठीक है।
तो इस फेमाइन आएगा, तो इस चीज़ के लिए ब्रिटिशर जो है लाल कमीशन बनाएंगे, ठीक है। और 1899 में दोबारा फेमाइन आया 2 साल के अंदर ही, और तब फिर ये मैकडोनल्ड कमीशन बनाएंगे उसके लिए। तो दोनों के दोनों कमीशन आपको पता है कि कैसे होते हैं ना, सरकारी भाषा के अंदर कमीशन क्या ही करते हैं। तो इस बेसिस के रूप में जो यूथ था, जो वो मॉडरेट से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो कह रहा था कि भाई ये मॉडरेट्स किसी काम के नहीं हैं, है ना, हमको हमारे हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, हमको सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सेक्रीफाइस से हमको देश के लिए स्वराज्य लाना पड़ेगा। तो इनका मानना था कि पीपल ऑफ इंडिया जो है ऑलरेडी उनको एक खाली, मतलब उनको एक डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। भारत के अलग अलग विस्तार से, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, अलग अलग विस्तार से लोग जुड़े हुए थे इनके साथ। तो सब के सब इकट्ठे हुए, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में हमें देखने को मिलता है लाला लाजपत राय पंजाब से, है ना, ये आर्य समाजी थे। तो इंडिया फॉर इंडियंस के आइडियल्स से ये मोटिवेट हो चुके थे। उनकी खुद की न्यूज़पेपर भी आया करती थी। इन्होंने डीएवी जैसी संस्था बनाई, है ना। तो इस बेसिस के रूप में लाला लाजपत राय अपने हिसाब से आंदोलन चालू कर देंगे। वहीं हम देखेंगे कि महर्षि अरविंद और अरविंद घोष हमें देखने को मिलेंगे। बंगाल में थे ये लोग, लीडर्स थे, है ना। अरविंद घोष बंगाल के लीडर थे, ये पढ़ाते थे गायकवाड़ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे ये, है ना। ही वॉज टीचिंग एट बड़ौदा, ही वॉज प्रोफेसर एट बड़ौदा यूनिवर्सिटी। एंड अरविंदो जो हैं ही एक्चुअली गॉट मोटिवेटेड कि इंडिया में ये क्या हो रहा है। देन ही विल कम बैक टू बंगाल एंड स्टार्ट मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ बंगाल। तो इसके अलावा बिपिन चंद्रपाल भी ये क्रांतिकारी यूथ लीडर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। ये भी कह रहे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए, है ना, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये तीन हमें देखने को मिलेंगे। इनको लाल बाल पाल भी कहते हैं, है ना। लाल बाल और पाल, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, और पाल फॉर बिपिन चंद्रपाल। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, और इनके साथ चौथे अरबिंदो, है ना। तो लाल बाल पाल, है ना, और घोष, अरविंदो घोष, इन चारों के एक समूह बनेगी। इस बेसिस के रूप में एक्सट्रीमिज़म का पीक आएगा, है ना। ये एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है 1905 तक आते आते मॉडरेट की गाड़ी को पलटा देंगे, और कांग्रेस को ये लोग जो है ज़्यादा पॉपुलर करवाएंगे। इनकी आइडियोलॉजी है जो है इस तरह से पॉपुलर होती है, तो सरकार को भी लगेगा कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद जो है चरम सीमा पर पहुंच रहा है। और ये राष्ट्रवाद कहीं और नहीं, ये बंगाल के अंदर से पॉपुलर हो रहा था। तो सरकार को लगेगा कि अगर बंगाल के अंदर जो ये राष्ट्रवाद पॉपुलर हो रहा है, हमें इसको तोड़ना है, हमें एक्सट्रीमिस्ट को पॉपुलर होने से रोकना है, रेवोल्यूशनरीज भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें बंगाल को जो है पार्टीशन करना पड़ेगा, ऐसा सरकार सोचेगी और फिर करेगी। तो इस समय पर लॉर्ड कर्जन होगा भारत में, है ना, जो भारत की आज़ादी को एक नई चिंगारी गिफ्ट करेगा, लॉर्ड कर्जन। और जो नई चिंगारी आएगी उसे हम स्वदेशी मूवमेंट के रूप में देखेंगे। तो बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द मॉडरेट वी विल लीड टू द कंडीशन ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, है ना। एक्सट्रीमिस्ट विल टेक देयर प्लेस एंड द राइज ऑफ extremism will lead to the motivation of revolutionary activities। तो रेवोल्यूशनरी युद्ध क्रिएट होंगे भारत में जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे और क्रांतिकारी थे। तो फिर इन सब के द्वारा जो रास्ता क्रिएट किया जाएगा, है ना, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। बाकी हम ये भी देखेंगे कि 1905 तक आते आते बंगाल का पार्टीशन होगा, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आएगा उसे हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट के रूप में। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे इथोपिया जैसे एग्जाम्पल, जहाँ पर इथोपिया अफ्रीका का एक छोटा सा कबीला जो इटली के लोगों को हराएगा, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं, जापान जो है रशिया को हराएगा। तो ये एग्जाम्पल जो है भारतीय लोगों को, भारतीय जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, है ना।
तो इस तरह से बहुत सारे कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स थे। आप देखते हो कि है ना, आपका बाजू वाला अगर पटवारी की परीक्षा पास करेगा तो आपको भी मोटिवेशन आएगी, है ना, कि हम भी कर सकते हैं। तो मोटिवेशनल फैक्टर था, है ना, आउटसाइड फैक्टर का भी था, है ना। तो एक्सट्रीमिज़म की ग्रोथ के पीछे इंटरनल रीज़न भी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि अब इस पीरियड तक एजुकेटेड थे बहुत से लोग, सबको समझ में आ रहा था कि डेमोक्रेसी वर्क्स, है ना। तो दिस इज़ हाउ एन देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, कंट्री के अंदर। तो ये सब चीज़ें अब आम लोगों को पता थी, है ना। दादा भाई भी बेसिकली, दादा भाई नौरोजी भी भारत के अंदर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लाएंगे, है ना। दादा भाई इज़ नोन फॉर द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ओके, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उन्होंने जिस प्रकार से भारत के अंदर जो क्रांतिकारी हैं, खास करके इंफॉर्मेशन सेंट्रिक, है ना, उन्होंने इंफॉर्मेशन को पॉपुलराइज किया। तो आइडियाज़ को उन्होंने फैलाया किस तरह से, हमने देखा, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो सब जो आइडियाज़ फैले भारत में, आम लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हुआ, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में एक्सट्रीमिज़म का ग्रोथ होगा भारत में। एक्सट्रीमिज़म अल्टीमेटली जो है लीड करेगी एक नए फेस की तरफ, और वहाँ से स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो अब ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।